गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अम्बे ग्लोबल एकेडमी में। तो आज आप सभी जानते हैं कि यहाँ हम अपने अभी जो रिसेंटली हमारी वैकेंसी आई है रेलवे ग्रुप डी, उसके साथ साथ बाकी के अदर स्टेट लेवल एग्जाम, एसएससी हो गया, रेल बैंक हो गया, इसके साथ साथ बाकी अदर स्टेट लेवल एग्जाम की हम यहाँ प्रिपरेशन करेंगे। मैं रानी सिंह आपके यहाँ एज ए बायोलॉजी और केमिस्ट्री मेंटर हूँ। कुछ देर पहले हमने अपने बायोलॉजी के कुछ पार्ट को कंप्लीट किया है। उसी तरीके से हम यहाँ केमिस्ट्री की भी अभी शुरुआत करेंगे अपने सिलेबस को। हर एक टॉपिक को साथ लेके चलेंगे, हर एक टॉपिक के बारे में बस उतना ही रीड करेंगे जितने हमारे एग्जामिनर्स हमसे चाहते हैं, ठीक है। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखना है। एक्स्ट्रा देखने के चक्कर में हमारे जो कॉमन टॉपिक है, जो चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है, हम उन चीजों को हमारी वो चीजें मतलब पीछे छूट सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ उन बस मेन टॉपिक्स को कवर, हर एक टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम हमसे पूछना चाहते, हमसे पूछते हुए आए हैं, ठीक है। तो पहले हम अपने हर एक टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, उसके हर एक सब टॉपिक्स को खत्म करेंगे और उसके बाद एंड में जितने भी आपके डाउट्स होंगे, साथ में हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। हमें एटलीस्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस को साथ में लेके चलना है, ताकि हमारे एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन हमारे हाथ से नहीं निकले, ठीक है। हमें हर एक चीज को कैप्चर करके चलना है, ओके। तो केमिस्ट्री शुरू करने से पहले, इससे पहले कि हम कोई टॉपिक शुरू करें, पहले ये जान लेते हैं कि हमें अपने सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को देखना है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा मैटर, ठीक है। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मैटर से करेंगे। उसके बाद हम एटम्स के बारे में देखेंगे, एटम, फिर उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या उसके पार्ट्स है, ठीक है। उसके हर एक टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल की तरफ। पीरियोडिक टेबल, इसमें भी आपके 2-3 टाइप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल अभी तक इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। किसने लाया, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने कंपाउंड्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड, हर एक चीज को लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। देन मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। वैसे तो आप सभी को पता है कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, पर इससे कहां कहां से हमें क्वेश्चंस उठा के दिए जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पहले करना है, कैसे करना है, उससे कौन कौन सा पार्ट हमें कंप्लीट करना है, वो सारी चीजों को हम देखेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, ओके। एंड लास्ट वन विल बी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक। बस ये 7 चैप्टर हमें साथ लेके चलना है। हमें इसे अपने पूरे एफर्ट के साथ इसके हर एक पार्ट को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। बस उतने ही पार्ट कंप्लीट करेंगे जितने हमारे एग्जाम हमसे पूछना चाहते हैं, ओके। इससे एक्स्ट्रा अगर बढ़ेंगे तो फिर चीजें ओवरलैप करने लगेंगी, हमारी जान, हम जिस चीजों को जानते हैं ना, वो चीज भी हमारे दिमाग से बाहर निकलने लगेंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? मैटर। इसकी शुरुआत हम आज से करेंगे, ओके। चलते हैं अपने मैटर की तरफ। तो ये तो पहले हमारा इंट्रोडक्शन ही आ गया, लेकिन हम पहले ये तो जान लें कि मैटर होता क्या है, ठीक है। मैटर दिखने में कैसा होता है ना। मैटर की क्या क्या ओरिजिन्स हैं। तो मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर का मतलब पदार्थ होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी मेरे हाथ में क्या है, ये स्मार्ट पेन है, ठीक है। अगर मैंने इसे अभी होल्ड कर रखा है तो मेरे हाथ का कुछ पार्ट, कुछ मास इस पेन ने ले रखा है। क्या मैं अभी यहाँ कोई और चीज होल्ड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया, इसका कुछ अपना वॉल्यूम है, कुछ अपना मास है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। मतलब हर एक वैसी चीज जो हमारे सरफेस पे अपना एक मास बना रही है, अपने एक वॉल्यूम बना रही है, वो कुछ जगह ले रही है, तो वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, गैस हो, कुछ भी हो, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा, ठीक है। तो मैटर क्या होता है? मैटर इज एनी सबस्टांस दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। इसके पास क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। और क्या होता है? जो आयतन के कारण स्थान घेरता है, ये कुछ स्पेस ले, कुछ वॉल्यूम ले, ठीक है। तो हर उन चीज को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ एटम्स विथ, और ये बना किस चीज का होता है? मैटर एटम से बना रहता है। एटम क्या होता है? हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, परमाणु। हर दो मतलब कुछ थाउजेंड्स लैक्स एटम्स मिलके एक मैटर बनाता है, ठीक है। एटम्स मिलके लिक्विड सब्सटेंस बनता है,
गैस भी बनता है, सॉलिड भी बनता है, ठीक है। तो मैटर किस चीज से बना रहता है? पदार्थ जो होता है वो एटम से बना रहता है। इस एटम्स को भी ना आप 3 पार्ट्स में पढ़ोगे, ठीक है। एटम्स की कुछ अपने चार्जेस होते हैं और उनके चार्जेस के बेसिस पे हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे? तो वो होंगे आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपका प्रोटॉन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इसके पास ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ एटम्स विथ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड अ न्यूक्लियस। और इसमें भी एक क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, ठीक है। तो पदार्थ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एक नाभिक वाले परमाणुओं से बनता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा मैटर कि मैटर क्या होता है, ये कैसे बनता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? तो मैटर के स्टेट्स को देखेंगे कि ये किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है हमारे अर्थ पे, ठीक है। कहाँ कहाँ हमें मैटर दिखता है और उसका क्या स्टेट होता है? वो लिक्विड में होता है, कहाँ पे वो सॉलिड में होता है, कहाँ पे वो गैस में होता है, ठीक है। तो हम हर उन पार्ट्स को आगे अभी देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट हम देखेंगे ये हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। ठीक है, कई अभी जब आप जूनियर्स को देखोगे तो उनसे अगर आप पूछोगे कि स्टेट ऑफ मैटर कितना होता है, तो वो आपको सिर्फ 3 बताएंगे। वो होगा, पहला वो आपको सॉलिड बताएंगे, दूसरा वो आपको लिक्विड और तीसरा वो आपको गैस बताएंगे, ठीक है। जब और आगे पढ़ोगे तो वो आपको 4 बताएंगे। चौथा जो आपका ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लाज्मा, ठीक है। ये प्लाज्मा आपका 4th स्टेट ऑफ मैटर हो जाएगा। लेकिन जो हमारे स्टेट ऑफ मैटर होता है ना, ये एक्चुअल में 5 होता है, ठीक है। अगर हम अपने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चले तो हमें 5 स्टेट्स ऑफ मैटर को लेके चलना है। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसके अलावा भी आपका जो 5वां स्टेट ऑफ मैटर होता है वो होता है ओसेन, ठीक है। इस बोसेन के बारे में भी अभी हम आगे रीड करेंगे, ओके। तो स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, इट विल बी फाउंड इन 4 डिफरेंट, कितने? 4 डिफरेंट स्टेट्स, लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा। यह 4 अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाएगा, तरल, ठोस, गैसीय और प्लाज्मा, ठीक है। ये इसके 4 बेसिक स्टेट्स हैं, ओके। इसके अलावा भी हम एक और स्टेट को देखेंगे जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, और वो क्या था? ओसिड, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके इन सारे स्टेट्स के बारे में कि आपका प्लाज्मा, आपका गैस, ये लिक्विड और ये सॉलिड। पहले हम देखते हैं हमारा जो बेसिक है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इससे किस टाइप की चीजें हमसे पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज अभी हम किसकी देखेंगे? बस हमारे जो बेसिक 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बाद हम प्लाज्मा के बारे में अलग से देखेंगे और बोसेन के बारे में अलग से, क्योंकि ये 3 चीजें तो हम अक्सर पढ़ते आ रहे हैं। हमारे लिए थोड़ी बहुत नई क्या है? तो प्लाज्मा, और उससे भी नई क्या है? तो बोसेन, ठीक है। ये थोड़ा हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो ये काफी कॉमन है, ये तो हमें पता है कि जो सॉलिड होता है इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये काफी ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगर हम 3 कंटेनर्स को, मान लो मैंने यहाँ 3 कंटेनर्स लिया, ठीक है। इन 3 कंटेनर्स में अगर मैं कुछ मॉलिक्यूल्स को डालती हूँ, तो अगर मैं सॉलिड को अरेंज करूँ ना, तो इसके मॉलिक्यूल्स काफी एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहेंगे, काफी नजदीक होते हैं, ठीक है। अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो उनके मॉलिक्यूल्स में थोड़ा डिस्टेंस होता है, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। लेकिन अगर गैस की बात करूँ तो इनके बीच का जो स्पेस होता है वो काफी ज्यादा होता है गैस, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इन्हीं तीनों, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच के जो स्पेसेस होते हैं, जगह होता है, उन्हीं के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड होता है इसमें जो आकर्षण का बल होता है ना, ये सबसे ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। ठोसों में सबसे मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, इससे कम किसमें होता है? लिक्विड में। इन लिक्विड इट इज लेस देन सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड से कम होता है, ठीक है, पर गैस से ज्यादा होता है। और गैस में, इन गैस इट इज वेरी वीक, वीक तो होना ही है, जब इसके पार्टिकल्स ही आपस में इतने दूर हैं तो इनके बीच में क्या ही अट्रैक्शन बनेगा,
ठीक है। अगर आप किसी के बहुत ही क्लोज रह रहे हो तो उसके साथ आपका अट्रैक्शन भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आप किसी से बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस बना के रख रहे हो तो उससे आपका अट्रैक्शन भी कम होगा। तो गैस में भी ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच के स्पेसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए इसमें जो इनका आकर्षण का बल होगा वो सबसे कम होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। नेक्स्ट आते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा गैस होता है, गैस में हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर आकर्षण बल की बात करें तो गैस में सबसे कम, लेकिन किनेटिक एनर्जी की बात करें, गतिज ऊर्जा की बात करें तो गैस में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। गैसों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। लिक्विड्स हैव मोर देन सॉलिड, लिक्विड का सॉलिड से ज्यादा होता है पर गैस से कम होता है, क्योंकि गैस का तो सबसे ज्यादा होता ही है। तो लिक्विड का सॉलिड से ज्यादा पर गैस से कम, लिक्विड बिल्कुल मिडिल में रहता है। तो द्रवों के ठोसों की तुलना में अधिक मात्रा होती है, लिक्विड का ठोस मतलब सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होता है। और अगर हम सॉलिड्स को देखें तो इसमें सबसे कम होता है, ठीक है। सॉलिड में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होता है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी होता क्यों है? तो जो आपके ये पार्टिकल जिस तरीके से अरेंज रहते हैं ना, इनके बीच में मूवमेंट्स होता है, ठीक है। ये आपस में मूव करते हैं, तो ये कहाँ ही मूव करेगा, इसके बीच में तो काफी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक है। तो जब हर चीज आपस बहुत ही ज्यादा नजदीक है, पैक है, उसको मूव करने का जगह ही नहीं मिलेगा तो वहां पे क्या ही काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा, है ना। लेकिन गैसेस में काफी ज्यादा, ये आराम से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गैस का बनाते हो तो गैस में जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो काफी एक दूसरे से दूर दूर होंगे, तो ये तो फिर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इनके बीच का जो किनेटिक एनर्जी होगा वो सबसे ज्यादा होगा, जितना मूव करेंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये था आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और किनेटिक एनर्जी इन तीनों में। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टीज को देखें तो नेक्स्ट हमारा आता है प्लाज्मा, जो कि हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा इज ए स्टेट ऑफ मैटर दैट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू गैसेस। होता तो ये गैसेस की तरह ही है, लेकिन अगर ये गैस की तरह होता है तो फिर गैस और प्लाज्मा में डिफरेंस ही क्या रह गया, है ना। तो देखो, अगर आप इतना तो जानते होगे ना कि हम अगर लिक्विड को हीट देते हैं तो जितना ज्यादा इसे हीट मिलेगा उतना जल्दी ये गैस में चेंज होगा, है ना। इसका वाष्पीकरण हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा, लिक्विड से ये गैस में चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये हमारा लिक्विड हीट के साथ गैस में चेंज हो जाता है, उसके बाद अगर हम गैस को और एक्सट्रीम हीट प्रोवाइड करेंगे ना, तो यही हमारा जो गैस है वो आगे चल के क्या बन जाता है, प्लाज्मा बन जाता है, ठीक है। तो जब हमने सॉलिड को हीट किया तो वो क्या बना, लिक्विड। लिक्विड को और हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, गैस। और गैस को जब हम और एक्सट्रीम हीट देंगे वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लाज्मा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मा भी क्या है, इसीलिए इसने बोला कि प्लाज्मा जो है ना वो गैस से काफी सिमिलर है, ठीक है, पर गैस नहीं है, ठीक है। बस ये उसके जैसा इसकी कुछ प्रॉपर्टी उससे मैच करती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये गैस से थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। तो प्लाज्मा पदार्थ की एक अवस्था है जो कुछ हद तक, ना कि पूरी पूरी, कुछ हद तक गैसों के समान होती है, लेकिन दोनों अवस्थाएं बेहद भिन्न होती है, डिफरेंट भी होती है। सेम होती है पर डिफरेंट भी होती है, बिल्कुल एक नहीं होती है। प्लाज्मा के कण आयनित गैसों के रूप में होते हैं, तो इसके जो गैस होते हैं वो आयनाइज्ड होते हैं। आयनाइज्ड, आयंस में ना चार्जेस होते हैं, ठीक है। आयनाइज्ड है मतलब उसमें कुछ चार्जेस है, चार्जेस हमें अभी देखा ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन नेगेटिव, और जो हमारा इसके बाद आयंस में क्या होता है, देख लिया हमने, चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट ionized, यहाँ पे नोट भी कर दिया है ये तो। ionized means that at least one electron is not bound to an atom or molecule। आए देखो, अब कोई भी चीज में चार्ज कब डेवलप होगा, जब उसके पास एक से ज्यादा एटम्स होंगे, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे।
एक अकेला एटम क्या ही चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है ना। तो ये आयनाइज्ड मीन्स क्या होता है कि जब एक से ज्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच में कुछ चार्जेस डेवलप होता है, ठीक है, जिससे हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, आयनाइज्ड है, आयनीकृत है, ठीक है। तो आयनीकृत का अर्थ है कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु या अणु से बंधा नहीं है, ठीक है, और इन परमाणुओं और अणुओं की संरचनात्मक रूप से चार्ज किए गए आयनों में परिवर्तित करता है। ओके, ये कौन करता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आयनाइज्ड। और इस किसका काम है, ये कौन परफॉर्म कर रहा है, प्लाज्मा परफॉर्म कर रहा है। ये सब किसकी प्रॉपर्टीज है, प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो आपको हर एक प्रॉपर्टीज को ना साथ में लेके चलना है, इसी में से की पॉइंट्स उठा के आपके छोटे छोटे पॉइंट्स को ना क्वेश्चन क्रिएट कर देगा और उसमें से कुछ ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपकी इस सारी प्रॉपर्टीज आपके इधर दिमाग में बैठी रहेंगी तो फिर तो आप आसानी से मार्क कर दो ना कि वो क्या है, प्लाज्मा हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस मेक प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, ठीक है। तो अगर देखो किसी भी चीज